Hello everyone. This is Akanksha Daya, Assistant Professor, Kanya Mahavidyalaya, Kharkhoda. So students, our today's topic is responsibility accounting. It is one of a topic from Unit 4 of MCOM previous, that is from Subject Management Accounting. एंड मैंने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है वो एस एन मित्तल की रेफरेंस में बनाई है. इट मीन्स आपको जो भी पॉइंट्स उनकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप एस एन मित्तल को रेफर कर सकते हैं. So now we are going to start with our topic, that is responsibility accounting. So what is responsibility accounting? Responsibility accounting is a management control system based on the principle of delegating and locating responsibility. इसका मतलब क्या है कि responsibility accounting एक management control system है. अब इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करती है. और ये किन बेसिस पे ये किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? दैट इज डेलीगेटिंग एंड लोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेलीगेटिंग एंड लोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आप क्लियरली डिफाइन करते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या वर्क असाइंड है और उनसे क्या कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर हुआ कि हम कोई भी उनको वर्क देते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. ठीक है. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग यहाँ पे क्या मतलब है? जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसकी अकाउंटिंग करना. उसकी अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जो भी वर्क असाइन किया है उसमें कुछ ना कुछ आपने टारगेट्स या बजट्स प्रिपेयर किए होंगे. तो यहाँ पे आप क्या करते हो? एक्चुअल जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको कैलकुलेट करते हो और उसको कंपेयर करते हो. दैट इज योर बजटेड और टारगेटेड परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग हम करते हैं. सो यहाँ पे होता क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए या डिफरेंट सेंटर्स हो गए, आप क्या करते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो उनके जो भी रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होते हैं. देन उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो, कंपेयर करते हो बजटेड और टारगेट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से. उसको आप इन्फॉर्म कर देते हो मैनेजमेंट को एंड मैनेजमेंट वहां से करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. So there are various definitions of responsibility accounting. According to Charles T. Von Green, responsibility accounting is a system of accounting that recognizes various decision centers throughout an organization and traces costs to the individual managers who are primarily responsible for making decisions about the cost in equation. कि responsibility accounting एक system है accounting का जहाँ पे हम बहुत सारे decision centers बना देते हैं और हर एक का एक एक मैनेजर होता है. तो मैनेजर बन गया इसका मतलब क्या है कि मैनेजर होने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. तो उन सेंटर से जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसके लिए वो रिस्पेक्टिव मैनेजर लायबल होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है एरिक एल कोहलर defines responsibility accounting as a method of accounting in which costs are identified with persons assigned to their control rather than with products or functions. हम पहले अगर कॉस्ट देखते थे तो हम सिंपली देखते थे कि हर जगह से कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ ऐड करके प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है. ठीक है. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर की कितनी कॉस्ट आई है, बिकॉज उस कॉस्ट के लिए वो जो रिस्पेक्टिव मैनेजर है वो लायबल होगा, बिकॉज वहां पे उसी के डिसीजंस चल रहे हैं, उसी के ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसी का कंट्रोल चल रहा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि हम ये देखते हैं कि कौन मैनेजर इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और कौन इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है. सो नाउ मूविंग ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इट मीन्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेस्ड होगा. सो यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 हैं. दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू शुड बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू द यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. कि जो भी आप कॉस्ट है, रेवेन्यू है, आप डायरेक्टली उस यूनिट को ट्रेस करोगे जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रोडक्शन करना है कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, बट वो जो ऑर्डर था जो कस्टमर को हमें प्ले देना था वो क्या हो गया? डिले हो गया. किसकी वजह से? परचेज डिपार्टमेंट, बिकॉज उन्होंने टाइमली रॉ मटेरियल को परचेज नहीं किया. नाउ अब आप बताओ कि कॉस्ट जो हमारी ओवर टाइम कॉस्ट आएगी वो किसको अलोकेट होनी चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट? So here answer is purchase department.
परचेज डिपार्टमेंट क्यों? बिकॉज उन्हीं के डिसीजन की वजह से, उन्होंने लेट परचेज किया तो उनके डिसीजन की वजह से क्या हुआ, हमें ओवर टाइम वर्क करना पड़ा। सो हियर जिसके डिसीजंस की वजह से कॉस्ट इनकर हुई है, हम उसी को वो कॉस्ट अलोकेट कर देते हैं। सो इन दिस केस जो हम कॉस्ट अलोकेट करेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमारी है, वो हम करेंगे परचेज डिपार्टमेंट को। Next principle, cost should be traced directly to the department which has the power to accept and pay for them. कि यहाँ पे आप कॉस्ट किसको अलोकेट करोगे, उस डिपार्टमेंट को जिसके पास पावर है डिसीजंस लेने की। फॉर एग्जाम्पल, दो डिपार्टमेंट हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ए को हमने क्या किया, पावर दे दी कि आप डिसीजंस ले सकते हो, और डिपार्टमेंट बी को वो डिसीजंस मानने पड़ेंगे। सो यहाँ पे क्या था कि फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल परचेज किया गया, तो वो रॉ मटेरियल हमें और कम कॉस्ट पे मिल सकता था, लेकिन डिपार्टमेंट ए ने डिसीजन लिया हम इसी कॉस्ट पे ले रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आप डिपार्टमेंट बी को तो अलोकेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके डिसीजन की वजह से कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पे डिसीजन लिया डिपार्टमेंट ए ने, तो कॉस्ट भी ट्रेस की जाएगी डिपार्टमेंट ए को। Next is variances from the budget, and comparison between the budget and actual results must be grounded firmly in a discernible, uniform and clearly comparable system of budgeting and रिपोर्टिंग। इट मीन्स हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को या एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं हमारे बजटेड और टारगेट से, वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम इन्फॉर्म कर देते हैं मैनेजमेंट को, जो कि लेते हैं करेक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट आर prerequisites for responsibility accounting. इट मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे कि ये चीज़ें हमें करनी है, अगर हम कैपेबल है तो ही हम इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। So here are 5 points. First one is the area of responsibility and authority assigned with each center should be properly defined at the outset. It means जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और उसके साथ जो अथॉरिटी दे रहे हो वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। जितने भी सेंटर्स आपने बनाए हैं, आप उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका कितना एरिया है जिसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, और उसके लिए आप उनको कितनी अथॉरिटी, दैट इज कितनी पावर दे रहे हो। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ गोल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड बाय each head of a responsibility center should be stated. अब आपने responsibility centers बनाए हैं, उनके head भी हैं, उनको responsibility भी दे दी है, authority भी दे दी, लेकिन उनको क्या achieve करना है, that is उनके क्या goals है, वो भी आपको उनको पहले बताने पड़ेंगे। Next is the revenues, expenses, profits and investments required to be controlled by the manager of respective centers. देखो हमारे पास mainly four responsibility centers होते हैं, that is expenses, revenues, profit and investment. So यहाँ पे क्या है कि हमें उनको एक manager assign करना पड़ेगा जो इन सब चीजों को control कर सके। Next, important items requiring management's attention should clearly be highlighted in the performance report of each responsibility center. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर एक responsibility center जब अपनी performance report देगा, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट, जो कुछ important items लगते हैं कि जो मैनेजमेंट को पता होने चाहिए, उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएंसेस, कि हमें जो टारगेट दिया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है उसको हम वेरिएंसेस बोलते हैं, और वो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, इसलिए हम उसको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हाईलाइट कर देंगे। Next is while laying down the goals or objective of the responsibility center, respective managers should be consult. कि जब भी हम goals या objectives प्रिपेयर करते हैं किसी responsibility center के लिए, तो हमें उसके respective manager को consult करना चाहिए कि क्या ये जो हम objectives या goals determine कर रहे हैं ये achievable है या नहीं है। So these are the prerequisites for the responsibility accounting. Now, अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स डिटरमाइन कर देते हैं जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपोर्शन कॉस्ट। अपोर्शन कॉस्ट मतलब क्या है कि जिस जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि आपकी अपोर्शन कॉस्ट ये है, दैट इज आप बोल सकते हो टारगेट कॉस्ट ये है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेटिंग बजट्स एंड टारगेट्स कि ये कॉस्ट अपोर्शन कर दी है, जैसे आपको फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉस्ट, तो अलग अलग कॉस्ट असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम उनसे रिलेटेड बजट या टारगेट्स सेट करते हैं। और जब हम बजट या टारगेट सेट कर रहे हैं तो हमें किसको कंसल्ट करना है, रिस्पेक्टिव मैनेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस अप्रेजल कि हम कॉन्टिन्यूस अप्रेजल का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते रहेंगे और हम कंपेयर करते रहेंगे बजट और टारगेट से। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, जो भी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, और उस वेरिएंस को हम रिपोर्ट कर देते हैं मैनेजमेंट को, बिकॉज उसके बाद वो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, वो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ क्या है कि अब जिसने अप टू द टारगेट वर्क किया है, बजट्स को अचीव किया, टारगेट को अचीव किया है, अब उनको हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देना है। दैट इज आप कुछ भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दे सकते हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दे सकते हो, ठीक है। एंड जिसने जो भी टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया आप उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे सकते हो। सो हियर the essence of responsibility accounting is to communicate the right information to the right person at the right time। कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एसेंस है, दैट इज इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, वो क्या है कि राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कहाँ, राइट पर्सन तक, कब, राइट टाइम पे। सो हियर वी आर एंडिंग दिस टॉपिक एंड इसका नेक्स्ट पार्ट हम हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपके टच में रहूंगी कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो वहां पे आप डाल दीजिए, और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।